कितना काम, कितना बखान और क्या 2024 के लिए बड़ी चुनौती, इन सब पर बातचीत करने के लिए मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी आज तक पर हमारे साथ जुड़ रही हैं। स्मृति जी, बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। मेरा पहला प्रश्न आपसे यही है, आपके मंत्रालय पर अलग से बाद में बात करेंगे। 5 ऐसे काम जिस पर आपको लगता है कि गर्व है, 5 वहीं पर दूसरी ऐसी बातें जिसको लेकर आपकी पार्टी या आपकी सरकार आशंकित है कि हमें इसमें और एफर्ट या फिर मेहनत करने की जरूरत है। स्मृति जी। अंजना जी, जब देश की जनसंख्या बढ़ रही हो तो आकांक्षाओं का बढ़ना निश्चित है। जब देश की जनसंख्या बढ़ रही हो तो अपेक्षाओं का बढ़ना निश्चित है। जब देश की जनसंख्या बढ़ रही हो तो हर दिन एक नया समाधान कोई ना कोई नागरिक जरूर तलाशता है, लेकिन नागरिक आश्वस्त है कि केंद्र में एक ऐसी सरकार है जो नागरिक की अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए पूर्ण रूप से प्रयासरत है। आज जब आप मुझे कहती हैं कि मैं मात्र 5 चीजें गिनवाऊं, मेरे पास 5 ही सवाल हैं। हमारे देश में 11 करोड़ से ज्यादा परिवारों के पास शौचालय नहीं था। प्रश्न ये उठता है कि अगर प्रत्येक परिवार में 4 भी हमारे सदस्य होते परिवार के, इसका मतलब 40 करोड़ से ज्यादा लोगों के पास शौचालय नहीं था। हमारे देश में 45 करोड़ से ज्यादा लोगों के पास बैंक का खाता नहीं था। हमारे देश में आज 4 करोड़ से ज्यादा गरीबों के लिए घर बना है। इसका मतलब पुनः अगर परिवार में 4 सदस्य गिने तो 16 करोड़ से ज्यादा लोगों के पास सर पर छत नहीं थी। तो कांग्रेस जो सवालों के घेरे में 9 साल की उपलब्धि को लाने का प्रयास कर रही है, उनसे बड़ी विनम्रता से मेरा एक ही सवाल है कि 40 करोड़ लोगों के पास शौचालय का ना होना, क्या ये कांग्रेस की पूर्व की सरकारों की विफलता नहीं दर्शाती? 45 करोड़ लोगों के पास बैंक का खाता ना होना, क्या ये कांग्रेस की पूर्व की सरकार और सत्ता की विफलता को नहीं दर्शाती? 16 करोड़ से ज्यादा लोगों के पास घर ना होना, क्या ये कांग्रेस के नेतृत्व की विफलता को प्रमाणित नहीं करती? तो उपलब्धियां बहुत सारी हैं। आज जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो लोग निश्चित रूप से इस बात को सेलिब्रेट करते हैं कि कांग्रेस के कार्यकाल में मात्र 5 शहरों में मेट्रोज थी, आज 20 शहरों में मेट्रो पहुंच चुकी है। आज हिंदुस्तान का नजारा ये है कि हर स्टेशन पर वंदे भारत एक्सप्रेस का बेसब्री से इंतजार होता है। आज हिंदुस्तान की हकीकत ये भी है कि 32 करोड़ से ज्यादा मुद्रा लोन हमारे देशवासियों को मिल चुका है। तो उपलब्धियां बहुत सारी हैं, लेकिन विश्वास जनता के मध्य में ये है कि आप चाहे किसी भी चुनौती से गुजर रहे हो, आपकी सरकार, मोदी सरकार प्रयासरत है आपको समाधान तक तीव्रता से पहुंचाने के लिए। काम के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता शायद सबसे बड़ी ताकत है, जिसका उल्लेख आप भी कर रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष में एक नया ऑक्सीजन है और उस ऑक्सीजन का नाम है कर्नाटक में कांग्रेस की जीत। उनका यह कहना है कि हिंदुत्व का एजेंडा वहां पर बीजेपी का फेल हो गया, अब तो 24 में विपक्ष की ही जीत हो रही है और एकजुटता की कोशिशें हो रही हैं। कभी नीतीश कुमार दिल्ली, कोलकाता, मुंबई करते हैं तो कभी यहां से अरविंद केजरीवाल मुंबई, बिहार, कोलकाता कर रहे हैं। इस पर क्या कहना है? क्या वाकई कर्नाटक से एक बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए है? क्या हिंदुत्व के एजेंडे पर वाकई फटीग सेट इन कर रहा है? जी, तो क्या कांग्रेस पार्टी का ये मानना है कि उन्होंने चुनाव हिंदुओं के खिलाफ लड़ा था? क्या कांग्रेस पार्टी इस बात का जश्न मना रही है कि कांग्रेस पार्टी ने हिंदुओं को मात दी है? और अगर हिंदुत्व से इतना ही परहेज है तो क्या राहुल गांधी, श्रीमती वाड्रा, सोनिया जी किसी भी देश के किसी भी मंदिर में जाना बंद कर देंगे? क्या गंगा जी की आरती अब नहीं करेंगे? इस बात का कांग्रेस के नेता आश्वासन देते हैं। क्या कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक का चुनाव मेरे धर्म के खिलाफ लड़ा था? जो आज जश्न मनाते हैं कि हार हुई है तो मेरे धर्म की हुई है। मैं आग्रह करूंगी, पीछे कैमरामैन सारे बतिया रहे हैं, मैं अंजना जी के साथ बहुत मुश्किल से बातचीत कर पाती हूं, इसलिए थोड़ा सा संयम का यहां पर निवेदन करूंगी। लेकिन हाँ, ये भी सही है अंजना जी कि कांग्रेस पार्टी को ये बतलाना पड़ेगा, डिड दे वेज अ वॉर अगेंस्ट हिंदूज एंड हिंदुइज्म। अब मेरा अगला प्रश्न यही है आपसे कि क्या जिसका आप जवाब पहले दे रही थी कि क्या विपक्षी एकजुटता, अगर मान लीजिए सीट शेयरिंग के फॉर्मूले तक सुलह की सूरत बन जाती है, तब ये चैलेंज होगा?
देखिए, अगर एकजुट होते सब, और मैं माफी चाहती हूँ कि आपका वॉल्यूम थोड़ा कम है, लेकिन अगर सब एकजुट होते तो क्या एक एक नेता एक एक प्रदेश के लिए इस तरह रवाना होते? जो लोग एकजुट हैं उन्हें अपनी एकता का प्रमाण देने के लिए एक दूसरे को खोजने की जरूरत नहीं होती। और जो कहते हैं वो एकजुट हैं, उनका दिल्ली में हश्र तो देखिए। केजरीवाल पहले फूले नहीं समाते थे, कांग्रेस के गुणगान गाते थे। आज वही कांग्रेस पार्टी उनसे किनारा कर रही है। जिस ममता बंदोपाध्याय ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को पश्चिम बंगाल में मौत के घाट उतारा, क्या खून से सने उस हाथ से गांधी खानदान हाथ मिला पाएगा? जिस तेलंगाना में आज गांधी खानदान एक ऐसे राजनीतिक दल के सामने अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हैं जो उन्हीं का एक वक्त अंश था, क्या उनकी दोस्ती यारी तेलंगाना में किसी नए समझौते पर पहुंच पाएगी? और जहां नीतीश जी का आप सवाल करती हैं, मैं तो इतना ही कहती हूं कि जो खुद अपने पैरों पर खड़े नहीं हो सकते वो दूसरों का सहारा क्या खाक बनेंगे? आप एक जायंट किलर हैं। 2019 के चुनाव में आपने राहुल गांधी को अमेठी से शिकस्त दी थी, स्मृति जी। अब इस बार लग रहा है कि 24 का चुनाव उतना रोमांचक होगा नहीं आपके लिए, क्या लग रहा है? नहीं, मैं अंजना जी प्रभु की कृपा से आज भी धरा पर अपने पैर रखती हूँ। इतना ही कहूंगी, 2024 में अमेठी लोकसभा क्षेत्र का उम्मीदवार भाजपा का कौन होगा मैं ये नहीं जानती, लेकिन इतना निश्चित जानती हूं कि मेरी मेहनत गत 4 वर्षों में अमेठी में ऐसी रही है कि भाजपा किसी को भी उम्मीदवार बनाए, कमल का फूल ही खिलने वाला है अमेठी की धरा पर। लेकिन राहुल गांधी, जिनकी अब सदस्यता भी रद्द हो गई है, उनकी पार्टी का कहना है कि एक साजिश और षड्यंत्र के तहत हुआ था। अब वो वायनाड से भी अभी सांसद नहीं है। ऐसे में क्या ये षड्यंत्र, हाँ, क्या ये षड्यंत्र उसका था? अंजना जी, ये निश्चित रूप से पूछा जाना चाहिए। ये दुनिया जानती है कि राहुल जी या गांधी खानदान का कोई भी व्यक्ति भाषण पढ़ के बोलते हैं। क्या ये षड्यंत्र उसका था जिसने राहुल गांधी का भाषण लिखा? क्या ये सवाल कांग्रेस के नेतृत्व ने कभी भी राहुल गांधी की टीम मेंबर से किया? क्या ये षड्यंत्र उसका था जो राहुल गांधी को राजनीतिक एडवाइस देते हैं? क्या ये षड्यंत्र उनका था जो राहुल गांधी के लिए पीआर संभालते हैं? क्या ये षड्यंत्र उनका था जो राहुल गांधी के वकील थे? क्या लगता है, शायद उनके लिए अब चुनाव लड़ना भी मुश्किल हो जाएगा जिस तरह से परिस्थिति आगे बढ़ रही है, या आपको लगता है कि कोर्ट से कोई हल उनके लिए निकलेगा? मैं नहीं जानती। मैं ना कोर्ट की तरफ से बोल सकती हूँ ना गांधी खानदान की तरफ से, लेकिन निश्चित रूप से राहुल गांधी अगर कभी भी जीवन में कहीं से लड़ने का संकल्प करें तो मैं उस नागरिक से निश्चित रूप से कह सकती हूँ कि एक बार आकर अमेठी वासियों से सुन लें कि अमेठी का क्या हश्र हुआ था जब राहुल गांधी के पास पूर्ण सत्ता थी। अमेठी में 80% लोगों के पास घर में ना शौचालय था, ना बिजली थी। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं कि मैंने अमेठी के सांसद के नाते पहली बार अमेठी के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में सीटी स्कैन मशीन हो, डायलिसिस की सुविधा हो, एक्सरे की सुविधा हो, या फिर अमेठी में फायर स्टेशन हो, अमेठी में यहां तक कि हमारे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का ऑफिस तक नहीं था, बेसिक शिक्षा अधिकारी का ऑफिस नहीं था। पहली अमेठी में अंजना जी आप अचंभित होंगी, खाद की रैक किसानों के लिए मैंने उतारी थी। तो जो अपने लोकसभा क्षेत्र में किसान के लिए खाद की रैक ना उतार पाए, वो क्या हश्र करेगा उन लोगों का जो उनके लिए वोट करता है? मुझे लगता है ये हमसे बेहतर और कोई नहीं जानता। अब 24 में जो एक और चुनौती आपकी होगी उस पर जरा आते हैं, क्योंकि आप माइनॉरिटी अफेयर्स देखती हैं स्मृति जी। ये विपक्ष हमेशा आरोप लगाता है कि बीजेपी और उसकी आइडियोलॉजी एंटी मुस्लिम है, एंटी माइनॉरिटी है। आपके एक मंत्री ने, वहां पर नेता ने कह दिया था कर्नाटक में कि हमें तो मुस्लिम्स का वोट भी नहीं चाहिए। बतौर माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर, क्या कोई स्पेशल प्रोग्राम होगा 24 के पहले मुस्लिम आउटरीच के लिए, या फिर जो पीएम का हमेशा से कहना है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका साथ, उसी के प्रयास, उसके साथ आप लोग बढ़ेंगे, या कोई स्पेशल प्रोग्राम होगा मुस्लिम आउटरीच के लिए? देखिए अंजना जी, स्पेशल प्रोग्राम आउटरीच का हर हिंदुस्तानी के लिए होगा, क्योंकि वर्षों वर्ष तक कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम समुदाय को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल जरूर किया,
लेकिन ये मेरा गौरव है माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर, अल्पसंख्यक मंत्री होने के नाते, कि हमारे राष्ट्र के इतिहास में पहली बार 4314 महिलाएं मुस्लिम समाज के बिना किसी पुरुष सहयोगी के इस साल हज पे जा रही हैं। ये तब संभव नहीं हो पाया जब कांग्रेस की सरकार थी। मुस्लिम समुदाय की महिलाएं अपने आप को भारत सरकार के सानिध्य में इतना सुरक्षित मानती हैं कि वो हज पे अकेले जा सकती हैं। इससे बड़ा सर्टिफिकेट समाज से हमें और कोई प्राप्त नहीं हो सकता। कांग्रेस की जब सरकार थी अंजना जी, तब अल्पसंख्यक मंत्रालय और प्रधानमंत्री के पास स्वयं एक स्पेशल वीआईपी कोटा होता था। गरीब मुसलमान को वो कोटा नहीं मिलता था, स्पेशल वीआईपी को वो विशिष्ट कोटा दिया जाता था। तो जिस राजनीतिक दल ने अल्पसंख्यक समुदाय को मात्र और मात्र एक वोट बैंक बनाकर तराशा, आज वो हम पर छीटाकशी कर रहे हैं। तो मैं उनसे पूछना चाहती हूं कि हम क्या ये मान के चले कि कांग्रेस एक हिंदू विरोधी दल है? और इस प्रश्न पर और भी कड़ाई से मैं इसलिए बोलना चाहती हूं क्योंकि जब कांग्रेस के पास सत्ता थी तो यही राहुल गांधी ने हिंदुओं को आतंकवादी कहा था। ये प्रमाणित हो चुका है कुछ इंटरनेशनल केबल ट्रांसमिशंस में। केरल स्टोरी जैसी फिल्म पर जब कुछ बीजेपी नेताओं ने उसकी प्रशंसा की तो पूरा विपक्ष उस पर भी टूट पड़ा। उनका कहना है कि केरला की और मुस्लिम्स की छवि खराब करने के लिए ऐसी फिल्मों को प्रमोट किया जाता है। दिल्ली में एक कांड होता है जिसमें एक लड़का 40 बार गोंद के, जो अलग अलग जानकारी है, 21 बार चाकू चलाया, जो भी किया, तो फौरन लव जिहाद की थ्योरी सामने आ जाती है। इन मुद्दों को भी बीजेपी के खिलाफ, सरकार के खिलाफ उठाया जा रहा है। इस पर आपका जवाब? अंजना जी, महिला बाल विकास मंत्रालय के माध्यम से मैं एक बात की आपको पुष्टि कर सकती हूँ। राष्ट्रीय महिला आयोग ने लव जिहाद जिसे आप कहती हैं उसके केसेस की पुष्टि करके एक रिपोर्ट केरल पुलिस को सौंपी थी आज से लगभग 2 वर्ष पहले। ये प्रमाण हम दे सकते हैं कि किस प्रकार से महिला आयोग ने लगभग 20 से ज्यादा कंप्लेंट्स केरल राज्य में ही सिर्फ परिवारों से, महिलाओं से सुनी थी, जहां पर महिलाओं को और कम उम्र की लड़कियों को भ्रमित कर उनका धर्मांतरण किया गया, उसके बाद उन पर यातनाएं की गई, उनका शोषण किया गया। ये विषय प्रमाणित हो चुका है। जहां तक लव जिहाद शब्द का इस्तेमाल है, ये शब्द उभरा था साल 2009 में केरल हाईकोर्ट में, जब न केंद्र में भाजपा की सरकार थी न प्रदेश में भाजपा की सरकार थी। और जो कांग्रेस पार्टी कहती है कि बीजेपी का मुद्दा है, उनसे बड़ी विनम्रता से कहती हूं कि केरल राज्य में चर्च ने स्वयं कहा था कि हिंदू समाज की लड़कियां ही नहीं, क्रिश्चियन समाज की लड़कियों पर भी इस प्रकार का प्रहार किया जा रहा है। तो क्या सोनिया गांधी जी को ये लगता है कि केरल में चर्च झूठ बोल रहा है? एक दूसरा डेडलॉक, चूंकि महिला बाल विकास मंत्रालय आप संभालती हैं, दूसरा मुद्दा है मैम, जो लगातार पहलवान बेटियां बैठी हुई हैं विरोध में और बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की वो मांग कर रही हैं। क्या इस मामले में सरकार चुस्त है या फिर देरी हो रही है जिसकी वजह से उनका यह आंदोलन इस तरह से बढ़ता चला जा रहा है? बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है कि संबंधित व्यक्तियों को आग्रह किया गया था कि अब विधिवत पुलिस में कंप्लेंट कर, जो एविडेंस करके लीगल प्रोसेस, जुडिशियल प्रोसेस होना जरूरी है उसको करे। उसको करने में जो व्यक्ति संबंधित हैं उन्होंने विलंब किया। कुछ लोगों ने कमेटी के सामने अथवा कमेटी के दायरे के बाहर अपने वक्तव्यों को बदला। मैं अभी आपके कार्यक्रम से पहले ही बबीता फोगाट जी के साथ एक कार्यक्रम में थी। उन्होंने भी इस दुख को व्यक्त किया कि किस प्रकार से राजनीति इस विषय के इर्द गिर्द हो रही है। अंजना जी, आप कानून की जानकार हैं। जब इन्वेस्टिगेशन चल रही हो तब जबरन इन्वेस्टिगेशन में हस्तक्षेप करना गैर कानूनी है और इन्वेस्टिगेशन को धूमिल करता है। इससे संबंधित महिला के साथ अन्याय होता है। इसलिए मेरा आग्रह है कि आप वाकई में अगर न्याय के इच्छुक हैं तो निष्पक्ष जांच होने दें। कड़ी कार्रवाई पुलिस और देश की कोर्ट्स कर सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट तक भी ये विषय गया था। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने दायित्व का निर्वहन कर दिया है। अगर अब लोगों को सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास नहीं तो इस पर मैं टिप्पणी नहीं कर सकती। ठीक है, बहरहाल इस मामले में चार्जशीट का इंतजार रहेगा कि पुलिस क्या दायर करती है। एक आखिरी प्रश्न आपसे संसद पर, क्योंकि नए संसद भवन के उद्घाटन पर पूरा विपक्ष में आप 21 दल, पूरा विपक्ष तो नहीं, जेडीएस वहां पर था, वाईएसआर वहां पर थे, जगन मोहन रेड्डी,
लेकिन 21 दलों ने बहिष्कार किया। वो सिंगोल जी बीजेपी सिंगोल के बारे में कह रहे हैं कि पूरी थ्योरी ही बोगस है। उनका कहना है कि ये तो गलत था। क्या दो प्रश्न इससे निकलते हैं, क्या अगर यही एकजुटता विपक्ष की कायम रह जाती है नेहरू जी के हाथ में, जी क्या नेहरू जी, अंजना जी, क्या नेहरू जी के संग मठ के अधिकारियों का खड़ा होना झूठ है? क्या इलाहाबाद के प्रयाग के उस म्यूजियम में सिंगोल का होना झूठ है? चलिए, आपको देश की मीडिया पर विश्वास नहीं, हिंदू जैसे अखबार की भी प्रति अगर आप उस जमाने की निकाल के देखें तो उसमें पूरा विवरण है। क्या विदेशी टाइम मैगजीन भी झूठ है? कांग्रेस पार्टी मोदी को झुटलाते झुटलाते देश का इतिहास झुटला देंगी, ये कभी संभव होगा मैंने सोचा नहीं था। और जिन लोगों ने बहिष्कार किया, आज मेरा उनसे प्रश्न ये है कि क्या वो उस नए संसद भवन में कभी कदम नहीं रखेंगे? एक ताबूत के साथ तस्वीर डाल दी थी आरजेडी ने इस संसद की, और ममता बनर्जी डाल रही हैं कि आफ्टर इंडिपेंडेंस, मतलब आजादी के बाद तमाम नेताओं के साथ तस्वीर है, आजादी के बड़े बड़े हस्तियों के साथ, और अब साधु संतों के साथ फोटो है प्रधानमंत्री की। तो क्या ममता बनर्जी को हिंदू संतों का बहिष्कार करना है? क्या ममता बनर्जी का ये मानना है कि अगर मैं हिंदू धर्म में आस्था रखती हूँ, विश्वास रखती हूँ तो महापाप करती हूँ? अगर यही है तो ममता बंदोपाध्याय ये बताने की कृपा करें कि अपने विधानसभा के चुनाव में वो दुर्गा पाठ क्यों कर रही थी फिर? स्मृति ईरानी जी, आप आई आज तक पर, तमाम सवालों के आपने जवाब दिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ आज तक पर जुड़ने के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद।